लड़की, वो भी बेचारे कुर्ता पजामा पहने हुए, और 98% मार्क्स का सोने में तोलने वाला जो सर्टिफिकेट है वो पॉलीथीन के बैग में लेकर चली आ रही है। उसका एडमिशन हुआ फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स में। हमने उनसे बुलाया और उसे डांटा कि देखो तुमको फर्स्ट 10 में एडमिशन मिल गया और तुम इतनी लापरवाही से एडमिशन की दरखास्त लास्ट मिनट भिजाई। तो उसका जवाब सुनकर आप रखिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं अपनी कौम के ताल्लुक से। उसने कहा कि सर मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करती रही कि अपना एप्लीकेशन कोरियर के जरिए भिजाऊं, लेकिन कोरियर के लिए 250 रुपये लगते थे, मेरे पास नहीं थे। आखिर में 15 रुपये लेके मैंने इंटरनेट से कहानी भिजाई। ये हमारा, अब जब फीस देना है 25 रुपये 15 रुपये लेके दरखास्त देंगे और उसको मेडिकल गवर्नमेंट फीस पे दाखिल करना 50,000 रुपये ऑन दी स्पॉट पे करना है, बाकी के 35,000 रुपये बाद में भी दे सकते हैं। वो पैसे ही नहीं उसके पास। फिर मैंने उनमें से डॉक्टर साहब के साहबजादे आ गए, उन्होंने कुछ जिम्मेदारी ली। फिर गौसुद्दीन बाबू साहब को क्या, उन्होंने फौरन चेक भेजने का इंतजाम किया और कुछ ला गया, और वो लड़की आज पढ़ रही है। तो आप ये दिखाई कि ये तस्वीर के वो दो रुख हैं जो एजुकेशन के ताल्लुक से आप कहेंगे। मेरी बात एक बार फिर ये करके आपसे रुखसत हूँ कि अपनी जो कोशिशें हैं हम अपने दामन पे अपने गिराह में नजर डाल के देखें। कई बातें आपसे कर करूँ, न सिर्फ तालीमी मैदान में जो इतने जजमेंट्स आए हैं वो क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं हमने गलतियां की, कहीं ना कहीं हमने वायलेशंस किए, और हम खुद अप्रोच किया है कोर्ट को, अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, और वहां से फैसले में। और यही हाल वक्फ की जायदादों का है और यही हाल हमारे शरई मामलात का है। हर जगह गलतियां हम करते हैं और दूसरों को मौका देते हैं कि ऐसे फैसले दे दें जो हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन तालीम का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सब बेहतरीन मौके हासिल हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो काफ़ी पछड़े ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत और रोज़ी पिक्चर हमारे सामने है जहाँ पर लड़कियों के लड़कों की तालीम बहुत आगे आ रही है। और हम अगर कोशिश करें और ये तालीमी इदारे कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं कि यकीनन ये तमाम लड़के और लड़कियाँ जो पसमानदगी है उसको दूर करें और मुकाम अपना दुनिया में कुछ बनाएं। शुक्रिया। I'm happy to announce that Mr. S.A. Shukur, Professor S.A. Shukur, Director, Secretary, AP Urdu Academy is with us. He is going to be main speaker after lunch in the second session. I request Mr. Bashiruddin Saab to give a bouquet to him, please. Mr. S.A. Shukur, so thanks for being here. So nice of you. And now I think you all are waiting for the announcement to that there will be lunch and a break for namaz. Yeah, it's right time now. What we will do, we'll break first for namaz. You please finish off with Zohar prayers. You have 15-20 minutes for Zohar prayers. And the mosque is very nearby. You can just walk into the mosque and pray. And for the ladies, there is arrangement for salat in the rear of the podium, please. I hope, and I request you all, see the point is, after lunch, the session will start around 2:15. I would request all of you to be here, and the session in the second phase would be much more inspiring, much more important, and you have speakers like Mr. Zikrur Rahman and Mr. Wasi Ahmed Nomani who will be addressing, and Mr. Shukur is here. That's very important. Kindly take your time, pray first, then we will have announcement for the food. Will be joining you all will be joining for the food, please. Thank you very much for your patience, and I want the same patience to be repeated in the second session also, and the same gathering to be here, and I hope we are again back with energy for a session, this afternoon session after lunch and prayers. I'll give another 5 minutes for the people outside and also our guests and VIPs to be on seats. Another 5 minutes we have time. We'll just give 5 minutes more and they'll start the proceedings of the conference. Mr. Fakhruddin, we will be giving you a bouquet now. Please give a bouquet to Mr. Fakhruddin Ali Ahmadi because he was not there in the morning session. I would request Mr. Asif Pasha sir also to please come on the dais, please. No, we will put a chair for you. Please come.
आइए आइए ऊपर आइए। I made big room for these between these spaces because it's after lunch session. You need more space to sit and relax. Please, please, you are part of this. You know how. I think we are almost set to begin the second session. And as per program, there will be a address by Professor S.A. Shukur, Director, Secretary, AP Urdu Academy. Sir, Mr. S.A. Shukur, please. The topic is impact of coaching, training programs for minority candidates. The topic is impact of coaching, training programs for minority candidates. शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर कॉन्फ्रेंस जनाब आसिफ पाशा साहब और मुद्दीन और हाजरीन कॉन्फ्रेंस, मैं सबसे पहले जनाब आसिफ पाशा साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मसले पर बहुत दिनों के बाद हैदराबाद में एक कामयाब कॉन्फ्रेंस का इन्होंने एहतमाम किया है। आज अक़लियतों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो तालीम की ज़रूरत है, और तालीम के मैदान में बहुत से NGOs यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। मैं इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आसिफ पाशा साहब को और तमाम उर्दू ऑल इंडिया तालीमी कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग सेंटर्स के हुकूमत की जानिब से या NGOs की जानिब से जो कोचिंग दी जा रही है अक़लियती तलबा को, उसका क्या इम्पैक्ट है और कोचिंग किस किस कोर्सेस में दी जा रही है और कहाँ पर किस किस मुकाम पर दी जा रही है, और हुकूमत की जानिब से इसके कोचिंग का एहतमाम कैसे किया जा रहा है, ये मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले 1990 के दहे में एक हुकूमत की जानिब से एक सर्वे किया गया था, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें प्रोफेसर अहमदुल्ला खान साहब वाकिफ़ हैं। तो ये जो सर्वे था तालीमी मैदान में अक़लियतों का जो मौक़िफ़ है इस पर सर्वे किया गया था। तो इस सर्वे में कुछ 2-3 साल के अरसे के बाद जब इस सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई तो उस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था, ये रिकमेंडेशन थे कि अक़लियतें तालीमी मैदान में दूसरे कम्युनिटीज़ की बनिस्बत बहुत ही पीछे हैं। तो इनके लिए हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दाम किए जाने चाहिए। तो इस पस मंज़र में जैसा कि हुकूमत की जानिब से कोचिंग्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए BC स्टडी सर्कल क़ायम किया गया, SCs के लिए AP स्टडी सर्कल क़ायम किया गया। उसी तरीक़े से 1994 में हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को एक नोडल एजेंसी बनाया गया और उसमें ये तय पाया कि एग्रीमेंट में कि फंडिंग एजेंसी हुकूमत आंध्र प्रदेश महकूम अक़लियती बहबूद होगा और उसके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत रहेगा। तो इसके तहत 1994 ईस्वी में CEDM सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ क़ायम किया गया निज़ाम कॉलेज में, जिसके बाद
अक़लियतों में कोचिंग का सिलसिला जारी हुआ हुकूमत की जानिब से। वैसे तो कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और कई ऐसे इदारे हैं जो अपनी अपनी लेवल पर कोई एक कोचिंग का जो है एहतमाम किया करते थे, लेकिन बाकायदा हुकूमत की जानिब से 1994 में ये सेंटर के क़ियाम के बाद से मुसलसिल कोचिंग का आगाज़ किया गया। तो इस सेंटर के क़ियाम के बाद हुकूमत इसमें 3 प्रोजेक्ट्स बनाई। पहला प्रोजेक्ट था कि स्कूल एजुकेशन पर पहला प्रोजेक्ट था एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासरूम परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़। तो इसके तहत स्कूल एजुकेशन पे जो बच्चे 10th क्लास ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम में जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनको स्कूल के औकात के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में इनको अलहदा कोचिंग दी जानी चाहिए। इनके जो मैथमेटिक, इंग्लिश, तेलुगु, साइंस और समाजी इल्म, सोशल स्टडीज़ में। और दूसरा प्रोजेक्ट बनाया गया ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स इन एडमिशन सीकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ख़ास तौर पर इंट्रेंस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि एमसेट है, आईसेट है, डाइटसेट है, एडसेट है, सी पॉलिटेक्निक है, पॉलीसेट है, तो इस कोचिंग के लिए एडमिशन सीकिंग कोर्सेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। और तीसरा प्रोजेक्ट बनाया गया जॉब सीकिंग कोर्सेज। जॉब सीकिंग में सिविल सर्विसेज हैं, APPSC ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 4 है, नेट है और DSC है। तो जॉब सीकिंग के लिए इस तरह 3 प्रोजेक्ट्स बनाए गए। तो पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर 94 से लेके 2012 तक इन प्रोजेक्ट से कितने तलबा इस्तेफादा किए, इनका रिज़ल्ट क्या है, इनका परफॉर्मेंस क्या है, इसके कुछ आदाद शुमार मैं पेश करूँगा। पहला प्रोजेक्ट जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया था वो आंध्र प्रदेश में 55 हाई स्कूल को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 10th क्लास की कोचिंग स्कूल के औकात के बाद दी जाती है, जिसकी वजह से कोचिंग और नॉन कोचिंग कैंडिडेट्स में, कोचिंग और नॉन कोचिंग तलबा में इनका जो रिज़ल्ट का फ़र्क है तकरीबन 8 से 9% रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ। जो कोचिंग ले रहे हैं तलबा उनका 9%, 8 से 9% रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ। कोचिंग के साथ साथ इनको उर्दू में स्टडी मटेरियल भी फ्राहम किया जाता है। ये कोचिंग 55 सेंटर्स पर दी जाती है और 17 अजला में ये कोचिंग दी जा रही है। जनाब अजीज़ पाशा साहब ने कुछ चिट्ठी लिखकर भिजवाए उर्दू अकेडमी और उर्दू मदारिस के बारे में। इंशाल्लाह मैं बात करते करते उर्दू पर ही आऊँगा। मैं अभी जो है कोचिंग सेंटर्स पर बात कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह उर्दू के बारे में। तो इसका जो टारगेट अभी तक जो तलबा का जो टारगेट था वो जो है 1994 से लेके 2012 तक इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले जो 10th क्लास के तलबा हैं वो है 15,09,164 तलबा को कोचिंग दी गई, जिसका रिज़ल्ट तकरीबन 8 से 9% रिज़ल्ट में इजाफा हुआ। इसके अलावा दूसरा जो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट है एडमिशन सीकिंग कोर्सेस। एडमिशन सीकिंग कोर्सेस में इसकी कोचिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बहुत ही पॉपुलर कोचिंग है। एडमिशन सीकिंग कोर्सेस में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला पर यह कोचिंग दी जाती है, जैसा कि एमसेट है, आईसेट है, डाइटसेट है, एडसेट है, पॉलीसेट है। इन तमाम कोर्सेज की कोचिंग न सिर्फ हैदराबाद बल्कि जो भी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये तमाम कोचिंगें हुकूमत की जानिब से दी जाती है, जिसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है। जिस कोचिंग का रिज़ल्ट है 80 to 90% है। हर साल रिज़ल्ट तकरीबन इम्प्रूव होता जा रहा है इस कोचिंग का, और कोचिंग के तलबा की तादाद भी हर साल
इम्प्रूव हो रही है। जैसा कि अभी 2013 की जो कोचिंग स्टार्ट हुई, अभी एमसेट की कोचिंग चल रही, तकरीबन 8 अजला में ये कोचिंग चल रही है हैदराबाद के अलावा, जहां पर तकरीबन इस कोचिंग से इस्तेफादा करने वाले तलबा 2000 से ज़्यादा तलबा हैं। उसी तरीके से आईसेट की कोचिंग 22 तारीख को शुरू होने वाली है और पॉलीसेट की कोचिंग अभी चल रही है 2013 की। तो इस कोचिंग से प्रोजेक्ट 2 जो एडमिशन सीकिंग जो कोर्सेस है उसके जो बेनिफिशरीज है वो है 57,759 है। ये क्योंकि माइनॉरिटीज़ का सेंटर है तो जाहिर है कि इसमें मुस्लिम्स के अलावा क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज भी इसमें शामिल हैं। तो इस 57,000 में जो रेशियो है, मुस्लिम्स का जो रेशियो है वो 56,171 है और क्रिश्चियन का है 15,007 और सिख्स का है 79 और बुद्धिस्ट 18 और पारसीस 4। तो इसमें हाईएस्ट जो रेशियो है वो है मुसलमान तलबा का रेशियो है और इसका रिज़ल्ट तकरीबन 80 to 90% है। हर साल इसका रिज़ल्ट जो है हुकूमत को भिजवाया जाता है और इस कोचिंग की वजह से ख़ास तौर पर सिविल सर्विस और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो इम्तहानात हैं, इसके बाद जो जॉब सीकिंग कोर्सेस में जो इम्तहानात होते हैं उसमें अक्सर हमारे यहाँ पर ये देखा गया है कि हमारे जो तलबा होते हैं, ख़ास तौर पर अक़लियती तलबा जो होते हैं, हम अगर कोई एक कोर्स करते हैं तो सारे लोग उसी कोर्स के पीछे भागते हैं। इंटरमीडिएट जैसे कंप्लीट होता है तो सारे तलबा एमसेट या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिसिन, 10th क्लास अगर कंप्लीट होता है तो या तो पॉलीटेक्निक या इंटरमीडिएट, इंटर के बाद एमसेट। अगर कुछ तलबा जो है आगे जाकर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वो लोग कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ आईसेट पर, एमबीए या एमसीए। तो इसके अलावा भी और कई कोर्सेस हैं जिसमें हमारा रेशियो 1% से भी कम है, अक़लियतों का रेशियो। इसके अलावा सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में बिल्कुल हमारा रेशियो 1% से भी कम है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में 1% है हमारा रेशियो, ग्रुप 2 में भी उसी तरीके से 2% रेशियो है। तो हमको आज ख़ास तौर पर अक़लियती तलबा को सर्विसेज के इम्तहानात लिखने की ज़रूरत है और हमको गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में आने की ज़रूरत है। अगर हम पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में आते हैं तो अक़लियतों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनिए, इसमें शक नहीं, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप पॉलीटेक्निक कीजिए, आप बीएड कीजिए, आप डीएड कीजिए, टीचर बनिए, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में आने की ज़रूरत है। आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखिए, आप ग्रुप 1 का एग्ज़ाम लिखिए। तो इस जो गवर्नमेंट के सेंटर में जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ करता था, हमारे वहाँ पर प्रिलिमिनरी की कोचिंग दी जाती थी, तो उसमें 3 या 4 तलबा हमेशा हर साल क्वालिफाई होते थे, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से मेंस की कोचिंग का इंतज़ाम नहीं था। वो तलबा जो प्रीलिम्स पास होते थे मेन में जाकर आखिर में फ़ेल हो जा रहे थे। तो लास्ट टाइम 2008 की बैच में एक लड़का हमारे कोचिंग सेंटर से गवर्नमेंट की तरफ से आईआरएस में सेलेक्ट हुआ, जिसका रैंक था 504। जिलानी बादशाह इस लड़के का नाम है, आईआरएस के लिए सेलेक्ट हुआ। इसके रिज़ल्ट सिविल सर्विस के, वैसे तो सिविल सर्विस का रिज़ल्ट बहुत कम आता है और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है सिविल सर्विस में। तो ये रिज़ल्ट को हम देखते हुए मैं हुकूमत को एक प्रोजेक्ट बनाकर दिया था कि सिविल सर्विस का रिज़ल्ट हमारे यहाँ पर कम आ रहा है। हम जो निज़ाम कॉलेज में सिविल सर्विस की कोचिंग जो अक़लियती तलबा को दे रहे हैं, वो कोचिंग का रिज़ल्ट भी कम आने की वजह ये है कि जो तलबा हमारे यहाँ पर कोचिंग लेने आते हैं वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन ज़्यादा होते हैं। वो तलबा क्या करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं और 2-3-4 घंटे हमारे यहाँ पर कोचिंग लेते हैं। तो सिविल सर्विस का में रिज़ल्ट आप 2-4 घंटे कोचिंग लेने से या 4 घंटे पढ़ने से आपको सिविल सर्विस में सेलेक्ट कभी नहीं होते। उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, उस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हुकूमत को एक प्रोजेक्ट बनाकर दिया था
और दूसरी बात भी ये हुई थी कि उसमें हमारे यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से जो टीचर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता था वो पर आवर 300 रुपीज़ का था। तो 300 रुपीज़ में अच्छी फैकल्टी हम ला नहीं सक रहे थे, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो लोग टीचर्स को हज़ारों के रुपये दिया करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे 300 रुपये 1 घंटे के लिए, अगर 1.5 घंटे का सेशन होता तो 450 दिया करते थे। तो मैं एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को बना के दिया कि जिस तरीके से हाल ही में क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के ज़रिए ये तय किया गया है कि जितने भी सिविल सर्विस की कोचिंग लेना चाहते हैं उस तलबा के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखकर उनको सेलेक्ट करके प्राइवेट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में इनको जो है स्पॉन्सर करना। जब ये तलबा को हम स्पॉन्सर करते हैं तो इनके सारे अखराजात हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किए जाने चाहिए। तो हाल ही में वो प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है और इस साल 10 बच्चों को जो है सिविल सर्विस के लिए हम लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट रखकर सेलेक्ट करके हैदराबाद स्टडी सर्किल में 10 बच्चों को स्पॉन्सर किया गया है। इंशाल्लाह आइंदा साल ये टारगेट 50 बच्चों का है। हुकूमत की जानिब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा साल 50 बच्चों को सिविल सर्विस में स्पॉन्सर किया जाना चाहिए। अगर 50 बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं, अगर 50 में से 5 भी बच्चे हमारे IAS के लिए या IPS के लिए, IFS के लिए, IRS के लिए अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात होती है।